जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 8 के लिए गणित विषय से संबंधित चैप्टर 1 का यानी जो परिमेय संख्या है इसके 20 प्रश्नों का एक टेस्ट के रूप में आज देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले जो बोर्ड परीक्षा है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या नहीं है। इन चारों में से देखना है कि कौन है जो कि परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, यही पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है √6, दूसरा है 1/2, तीसरा है 5/0 और चौथा है ए और सी दोनों। देखिए, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में। परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q के रूप में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए और जिसका पूरा वर्गमूल प्राप्त होना चाहिए। तो 6 का पूरा वर्गमूल नहीं प्राप्त हो रहा, ये तो नहीं होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। और यहाँ 1/2 है यानी P/Q के रूप में है। साथ ही Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में रहेगा तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन सी में 5/0, 5/0, इसलिए नहीं होगा। तो कौन कौन हो रहा है? यानी ए और सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी में होगा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा में है कि परिमेय संख्या P/Q में किसका मान शून्य नहीं हो सकता। तभी आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जहाँ क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। इसलिए किस आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। तीसरा सवाल है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए 3/0, 0, √2 और नॉट। परिमेय संख्या कौन होती है? देखिए, बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में है 3/0, ये तो नहीं होगा। दूसरा में है 0 और तीसरा में है √2, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बी वाला में क्या है? 0। तो फाइनल आंसर बनेगा इसका 0। ये आपका क्या परिमेय संख्या है। अब अगला सवाल, परिमेय संख्या किसके अंतर्गत संवृत नहीं होती है? संवृत गुण वह गुण होती है जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से और भाग करने से फिर से परिमेय संख्या ही मिल जाए, उसे कहते हैं संवृत गुण। तो इसमें से किसमें है जो कि संवृत गुण नहीं पाया जाएगा? तो परिमेय संख्या में आपका विभाजन और व्यवकलन। तीसरा ऑप्शन है गुणन। तीन ऑप्शन आपका विभाजन, व्यवकलन और गुणन। इसमें किसमें है जो कि संवृत नहीं हो? तो इसमें आप याद रखेंगे कि परिमेय संख्या के लिए जो संवृत गुण होता है 3 में होता है, यानी योग में होगा, अंतर में होगा और गुणन में होगा, लेकिन भाग में नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भाग में नहीं होता है। भाग को बोलेंगे विभाजन, तो ये विभाजन में आपका नहीं हो जाएगा। किसमें संवृत गुण नहीं पाया जाएगा? विभाजन। बाकी सभी में हो जाएगा। चलिए अगला है, परिमेय संख्या किसके अंतर्गत कर्म विनिमय होती है? तो कर्म विनिमय गुण वह गुण है जिसमें परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से और भाग करने से बराबर प्राप्त हो, तो उसको हम कहेंगे कि कर्म विनिमय होती है। तो इसी में देखना है कि किस में आपका कर्म विनिमय होगा, यानी कि क्रम को आगे पीछे करने के बाद भी मान बराबर आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम लिखेंगे 2 + 5, इसका क्रम बदल देते हैं, यानी कर देते हैं 5 + 2, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 और 5 7 हो जाता है, इधर भी 5 और 2 7 हो जाता है, बराबर आया कि नहीं? योग में क्या हो जाएगा? कर्म विनिमय होती है। यही यदि आप घटा के देखते हैं, ठीक है, यदि माइनस करते हैं तब
देखिए क्या होता है। तो 5 माइनस 2 और उल्टा कर दीजिए 2 माइनस 5। यहाँ चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 2 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा -3। यहाँ तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि व्यवकलन में यानी कि घटाव में कर्म विनिमय नहीं होती है, तो व्यवकलन में कर्म विनिमय नहीं होगा। अब गुना में चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम करते हैं 2 गुना 5 और फिर 5 गुना 2, तो दोनों में कितना आ रहा है 10 आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों बराबर आया, तो इसका मतलब हो रहा है कि गुणन में होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या बन रहा है, ए और सी। इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ये वाला, ए और सी दोनों। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या किसके अंतर्गत साहचर्य नहीं होती। अब साहचर्य गुण क्या है इसको समझिए। साहचर्य में क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं को एक विशेष संख्या के ग्रुप में बना करके हल करना, वो होता है साहचर्य गुण। जैसे ये है 2 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। अब बराबर रहेगा फिर से 2 प्लस 5 प्लस 3। अब क्या करेंगे, 2 और 5 को एक क्रम में लगा देंगे, इधर 5 और 3 को दूसरे क्रम में, यानी जहाँ ब्रैकेट्स का यूज होगा इस तरह से, तो ये होता है साहचर्य गुण। ये दोनों में से बराबर होगा, यानी ये 2 और 5 को अब ऐड करिएगा 7 होगा, 7 प्लस 3 10 होता है। उसी तरह से यहाँ भी 5 और 3 को ऐड करिएगा तो 8 होगा, और 8 में प्लस कर देंगे 2, यहाँ भी कितना होगा 10। तो इस तरह से संख्या को व्यवस्थित करना ब्रैकेट्स लगा के, ये होता है आपका साहचर्य गुण। तो किस में ये पाया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा योग और गुणन, ये 2 में ये गुण पाया जाता है, और विभाजन और व्यवकलन में नहीं होता। देखिए विभाजन में नहीं होगा और व्यवकलन में नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए और सी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों, ठीक है। अगला है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए में कौन सा गुणधर्म है। तो बताया था आपको कि क्रम को बदलना, क्रम को बदल कर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जब भी किया जाए, दोनों पक्ष में बराबर आ जाए, तो वह कहलाता है कर्म विनिमय गुणधर्म। यहाँ देख रहे हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, यानी कि प्लस का यूज किया गया है, तो प्लस को हम लोग बोलते हैं योग। आइए दोनों में से योग में बराबर आता है, जैसे एग्जांपल बताए थे, मान लेते हैं 3 प्लस 5, अब क्रम बदल देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3, 3 और 5 8, इधर भी होगा 5 और 3 8। तो योग में क्या हो रहा है, कर्म विनिमय हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे योग कर्म विनिमय। योग कर्म विनिमय किस ऑप्शन में है, योग कर्म विनिमय ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है 8वां नंबर सवाल में है, यहाँ भी देखिए एक गुणधर्म से ही पूछा गया है कि ए गुने बी प्लस ए गुने बी गुना सी। अब बी और सी यहाँ ब्रैकेट में यूज किया गया, बराबर है ए गुने बी गुने सी, और यहाँ ए गुने बी को ब्रैकेट में लिया गया। तभी बताए थे कि ब्रैकेट्स का यूज होगा तो साहचर्य गुण आता है, और किसके अंतर्गत है, तो साहचर्य जो होता है 2 चीज़ में, योग और गुणन में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गुणन साहचर्य का गुणधर्म दिख रहा है, तो गुणन साहचर्य किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साहचर्य जो गुण होता है 2 चीज़ में होता है, योग और गुणन में। यहाँ साहचर्य वाला एक ऑप्शन और है आपका योग साहचर्य, लेकिन यह गुणा का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या होगा आंसर, गुणन साहचर्य, ठीक है। यदि इसी जगह पर ए प्लस बी प्लस सी रहता तब हो जाता योग साहचर्य, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है, एक क्वेश्चन दे दिया इसमें बोल रहा है कि कौन सा गुणधर्म है। यहाँ देखिए 2 गुने 3 प्लस 7 है, तो गुना करना हमको 3 प्लस 7 के साथ। एक बार 2 को 3 से गुना किया गया, यानी क्या हो गया 2 गुना 3, और फिर है 2 को 7 से गुना, यानी 2 गुना 7। इस प्रकार से यहाँ भी ब्रैकेट्स का यूज हुआ, लेकिन उसमें अंतर, यहाँ क्या किया कि वितरण कर दिया गया, यानी 2 का 3 के साथ भी वितरण और 2 का 7 के साथ वितरण। इसलिए क्या हो जाएगा, गुणन पर योग का वितरण। देखिए गुना तो यूज हुआ है, साथ में क्या है, योग पर इसका वितरण किया गया, इसलिए गुणन पर योग का वितरण, ये गुण कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी,
ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? देखिए, दो चीज़ से इसमें पूछेगा, एक गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योज्य प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जब पूछा जाए तो अंश और हर को आपस में बदल देना। ठीक है, जैसे पूछेगा कि 3/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? बस हर और अंश को बदलना। 5 को ले जाएंगे अंश में, 3 को ले आएंगे हर में। ये क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, लेकिन जब योज्य प्रतिलोम पूछे 3/5 का, इसमें चिन्ह को बदलना, प्लस होने से माइनस कर देना और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। जैसे पूछता कि 3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होता? ठीक है, इस 3/5 का क्या पूछेगा? योज्य प्रतिलोम। यहाँ क्या लगेगा? 3/5, तो लिख देंगे -3/5, यानी प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस करना। कब? जब पूछा जाए योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? अंश और हर को बदलना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि -2/5, -2/5, इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक में बोले थे अंश और हर को बदलना, माइनस तो अपने स्थान पर रहेगा, तो 2/5 का क्या हो जाएगा? 5/2। तो -5/2 जिस ऑप्शन में होगा वही होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो -5/2 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम में बोले थे कि अंश और हर को आपस में बदलना है। यहाँ 0 के बारे में पूछा गया, तो 0, 0 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। तो 0/1 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है तो क्या हो जाएगा? 1/0। और कभी भी बट्टा के नीचे 0 आ जाए तो वे आपका परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, यानी इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया। तो जो परिभाषित नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? अपरिभाषित। इसलिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी ऑप्शन नंबर डी। 12, कौन अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान है? एक ऐसी संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम पुनः वही संख्या वापस आ जाती है। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी है ये चेक करना। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 1 को। ठीक है, तो 1, 1 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम करिएगा तो इसको अंश और हर को बदलना, तो हर में भी 1 है, अंश में भी 1 है, तो पुनः क्या मिल जाएगा? 1/1। कौन है जो अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान है? तो एक तो आपका 1 हो गया। यदि माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस में चेक करिए, -1 रहता, ये भी क्या हो जाता? -1/1, तो -1 में भी हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों। 1 और -1 दोनों कैसा है? अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसका व्युत्क्रम नहीं होता? किस संख्या का व्युत्क्रम होता ही नहीं? तो व्युत्क्रम है क्या? तो जो आप गुणात्मक प्रतिलोम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ये दोनों आपका एक ही चीज़ है। जब पूछेगा गुणात्मक प्रतिलोम तो अंश और हर को आपस में बदलते हैं, उसी तरह व्युत्क्रम पूछेगा, इसमें भी अंश और हर को बदला जाता है। तो किसका व्युत्क्रम नहीं होता है? तो जब बताए थे कि 1 का व्युत्क्रम तो खुद 1 ही होता है, -1 का भी -1 होता है, लेकिन 0, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0, 0 क्या होगा? मान लीजिए 0 का व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, तो 0/1 है, तो इसका होगा क्या? 1/0। हम क्या बताए थे कि बट्टा के नीचे 0 आ जाएगा तो वो क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, वो तो क्या है? अपरिभाषित। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक, इसका व्युत्क्रम नहीं होता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि -1/3। देखिए, -1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/3 योज्य प्रतिलोम में आपको बताए थे कि इसका चिन्ह को बदलना, प्लस से माइनस करना, माइनस से प्लस करना। तो इसमें लगा है -1/3, इसका चिन्ह बदल लीजिए तो हो जाएगा 1/3। -1/3 का क्या हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 किस ऑप्शन में है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप बनाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक, यहाँ देखिए दो चीज़ इसमें भी आएगा, एक आएगा गुणात्मक तत्समक, एक आएगा योज्य तत्समक। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसका सारा क्वेश्चन जो भी आएगा आप बना सकते हैं। तत्समक वर्ड का मतलब पहले समझ लीजिए। तत्समक का मतलब होता है ज्यों का त्यों प्राप्त होना, नहीं जैसे को तैसे प्राप्त होना। तो
योज्य तत्समक का मतलब हो गया कि प्लस में, ठीक है। कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ज्यों का त्यों मिल जाएगा। जैसे हम कहेंगे 5, 5 में हम क्या जोड़ें कि फिर से हमको 5 ही मिल जाए, नहीं जैसे को तैसे मिल जाना, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना। जब किसी संख्या में कुछ जोड़ने से उसके मान में परिवर्तन नहीं आता है तो उसको कहते हैं योज्य तत्समक, यानी जैसे को तैसा मिल गया। ऐसी संख्या क्या है, तो 5 में यदि आप 0 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, इस फिर से 5 हो जाएगा, यानी 5 के मान में परिवर्तन नहीं आया 0 को जोड़ने से, इसलिए 0 क्या होती है, योज्य तत्समक। इसी तरह से पूछेगा आपको गुणात्मक तत्समक, यानी कि कौन सी संख्या को गुणा करने से मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो मान लेते हैं 5, 5 में क्या गुणा करेंगे जो कि फिर से हमको 5 ही मिले। तो गुणा में यदि पूछा जाए तो 5 में यदि आप 2 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो 2 से आगे जितना भी गुणा करिए तो मान तो बदल जाएगा, लेकिन जब 5 में 1 को गुणा करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा। इस प्रकार गुणात्मक तत्समक होता है 1 और योज्य तत्समक होता है 0। तो यहाँ आपको क्या पूछा जा रहा है कि योज्य तत्समक क्या है, तो योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 0। 0 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल में आते हैं 16। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। तो गुणात्मक तत्समक हम लोग कहेंगे, अभी बताए थे कि 1 होता है, किसी भी संख्या में 1 को गुणा करने से मान परिवर्तन नहीं होता, नहीं फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि यहाँ देखिए खाली स्थान दिया गया, 2 गुना खाली स्थान है बराबर है 7 गुने -6। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा। पहले हम दाईं पक्ष को हल कर लेंगे कि दाईं पक्ष में क्या हो रहा है। यदि आप इस तरह से देखें, यहाँ क्या है, 2 गुने, यहाँ खाली स्थान है और बराबर दे दिया है 7 गुने -6। पहले हम दाईं पक्ष को हल करेंगे, 7 छक हो जाएगा -42। अब आपको बाईं तरफ में भी -42 लाना है, तो 2 में हम क्या गुना कर दें कि 42 आ जाए। सबसे पहले 21, 21 दूनी क्या होता है 42, लेकिन हमें माइनस में चाहिए इसलिए क्या होगा -21, -21 दूनी क्या मिल जाएगा, इधर भी -42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -21। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18। अगर 45 बटे -36 का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप के लिए बताए थे कि इसको सरलतम रूप में चेंज करना है, हम माइनस को हमेशा कहाँ रखना, अंश में। तो 45 और 36 कौन सा अंक में कटेगा, 9 में देखिए, 9 से कट जाएगा, 9 पच्चे 45, 9 से 9 चौका 36, माइनस ले जाएंगे ऊपर तो -5/4, तो -5/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 19वां नंबर सवाल है, 24/56 किसके समतुल्य है। तो समतुल्य चेक करने के लिए आप दो काम करेंगे, या तो सरलतम रूप में लेंगे या फिर उसका गुणज निकालेंगे। गुणज मतलब कि उसका पहाड़ा में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, 24/56। अब इसका गुना में होता तो 24 दूनी 48 होता, तो है नहीं, 48 वाला तो अंश में दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको सरलतम रूप में लाएंगे। तो सरलतम रूप में लाने के लिए इसको आप काटिए, कौन सा पहाड़ा सही, दोनों कटेगा, तो 24 और 56, ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 दिया 24 और 8 सते 56, कितना मिल रहा है, 3/7। अब ऑप्शन में से भी सरलतम रूप में लाएंगे और देखेंगे कि इसमें 3/7 प्राप्त होता है। ये तो पहले से ही 3/8 है, ये तो कटेगा नहीं इसलिए होगा नहीं। 15/35 इसको आप देखिए काट के, 15/35, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 सते 35। तो यहाँ भी देख रहे हैं 3/7 मिला और यहाँ भी 3/7 है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाए एक दूसरे के तो उसी को कहा जाता है समतुल्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15/35 ये क्या है, समतुल्य है, ठीक है। एक बार बढ़िया से इसको लिख देते हैं, कौन सा होगा, 15/35। अब अंतिम सवाल है 20वां। ये सभी सवाल आपको 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा होगी टर्म 1 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न आपको उसमें इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। अब 20वां सवाल देखते हैं, कौन सबसे छोटी परिमेय संख्या है। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या आपको जानना है, ये 4 ऑप्शन में से। जब इस तरह से ऑप्शन रहे और सबसे छोटी पूछे सबसे बड़ी पूछे, तो पहला काम आपका है कि प्रत्येक को आप दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है।
4/5 इसका दशमलव मान बदलेंगे, 7/12 को बदलेंगे, 9/10 को बदलेंगे और 11/20 को दशमलव बदलिए। या फिर दूसरा उपाय है कि सबका हर को समान कर दीजिए। तो जैसे पहला 4/5 है, ठीक, 4/5 ये है, इसका हर 20 करना चाहिए, 5, 12, 10 और 20। इन सभी का पहले अब एलसीएम निकाल लीजिए, बटम जो भी है उसका एलसीएम। जैसे 4/5 है ना, फिर है 7/12, फिर है 9/10 और है 11/20। इन सब का यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। इन सबको 60 बनाना। तो यदि 60 बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में 12 गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 12 गुना होगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48/60, कॉमा ये 12 था, 12 को 60 बनाना है तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो 12×5 60 हो जाएगा नीचे, और ऊपर भी हो जाएगा 7×5 35। फिर है 10, 9/10 है, तो 10 को 60 बनाएंगे तो 6 गुना, नहीं 10×6 60, तो ऊपर भी 6 गुना, नहीं 9×6 54, और 11/20 है, 20 को 60 बनाइएगा तो 3 गुना करना पड़ेगा, 20×3 = 60 और 11×3 = 33। तो जब हर समान हो, देखिए यहाँ सबका हर क्या हो गया, समान हो गया, 60 60 60 60, सभी हर समान है। तो जब भी हर समान हो किसी भी भिन्न का, तो अंश में जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो 48, 35, 54 और 33, इन सभी में सबसे छोटी कौन सा दिख रहा है आपको, 33। तो 33/60 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। तो 33/60 किस ऑप्शन से आया है, 11/20 से। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 11/20। तो 11/20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रकार आपका ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट समाप्त होता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको 8वीं बोर्ड की टर्म 1 की परीक्षा में देखने को मिलेगी। इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।